हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज पार्ट 3 होगा ऑडिटिंग का और शुरू करते हैं आज की वीडियो को ये मानते हुए कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है बल्कि और कॉमर्स कम्युनिटी का इसमें फायदा है। और अगर कॉमर्स कम्युनिटी आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसमें सभी जो कॉमर्स से जुड़े हुए छात्र हों या टीचर हों, सभी का कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बीच में कोई बात नहीं होगी, जो भी कहना था बस अभी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो वो हमारे हक आपका टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और यदि आपको प्रॉब्लम होती है, आप नहीं टेलीग्राम यूज करना चाहते हैं, तो अपने व्हाट्सएप पर अगर नंबर लेना चाहते हैं, अपने व्हाट्सएप पर ये क्वेश्चन पेपर चाहते हैं आप, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। आप कमेंट में लिख सकते हैं अपना मोबाइल नंबर, और आप इस नंबर पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो ये नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, 8266807935। ये हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इस पर हाई लिखकर और मांगते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मांगते हैं, जिस बोर्ड के भी आपको चाहिए, जिस आयोग के भी आपको चाहिए, चाहे आपको यूपी के चाहिए, यूपी के, या आपको आरपीएससी के चाहिए, बीपीएससी के चाहिए, जहां के भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमें इस नंबर पर हाई लिखकर भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब बीच में कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि आपका टाइम भी हमें देखना है, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, उसमें आपको समय में बहुत ज्यादा मैटर आज मिलने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रमाणन का उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वाउचिंग का, तो वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना होता है, गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना होता है, या ए और बी दोनों होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शंस, और ए और बी। ये बताने की वो जरूरत नहीं है यहाँ पर नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं। देखिए, अगर आप बिजनेस का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर आप सैलरी पेड कर रहे हैं बिजनेस के एम्प्लॉय को, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। और यदि आप घर पर अपना कुछ कार्य कर रहे हैं फैमिली के लिए, तो वो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी होगा। मतलब आपने चाहे बिजनेस के ट्रांजेक्शन किए हों, व्यापारिक किए हों, या गैर व्यापारिक किए हों। गैर व्यापारिक में और कौन सा आ सकता है? गैर व्यापारिक क्यों है? क्योंकि देखिए, एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें वो बिजनेस एक्टिविटी उसको नहीं कहा जाता है, जो उसमें कार्य होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे स्कूल, तो स्कूल है आपका, या कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्कूल किस में आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है। और ये कहा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों या कंपनियों, इनके लिए अनिवार्य होता है, इनके लिए ऑडिटिंग अनिवार्य होता है। तो जो वाउचिंग है, जो चेकिंग है, जो चेकिंग है, वाउचिंग वाउचिंग में क्या होता है कि वाउचर की जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, क्या वो रियली हैं या उनको फेक बनाया गया है। तो यहाँ पर जरूरी जरूरी होता है वाउचर। वाउचिंग दोनों के लिए जरूरी होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के लिए जरूरी होता है। आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनियोजकों की सुरक्षा, जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन इज विच ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य होता है? जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन, ये उनकी प्रोटेक्शन किसका उद्देश्य है? अंकेक्षक का, अक्षय अंकेक्षक का। किसका? ऑडिटिंग का। तो ये ऑडिटिंग का जो उद्देश्य है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? इसको आप सामाजिक कहेंगे, आर्थिक कहेंगे, प्राथमिक कहेंगे, सहायक कहेंगे। तो ये मेन नहीं होता है, ये सहायक उद्देश्य होता है। मेन उद्देश्य क्या होता है उसका? मेन उद्देश्य होता है शेयर होल्डर को रिपोर्ट प्रोवाइड करना। किस किस पर? ऑडिटिंग पर, कि क्या शुद्धि शुद्ध सभी जो एंट्री है, सभी जो अकाउंट्स हैं, वो सही बनाए गए हैं, क्या वो शुद्ध हैं, उनमें कोई अशुद्धि तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो याद रखना है आपको क्या है कि जो भी अंकेक्षण के जो आपके
सहायक कार्य होते हैं, मतलब वो क्या क्या हो सकते हैं? त्रुटि का पता लगाना हो सकता है, छल कपटों का पता लगाना हो सकता है, त्रुटियों, चुटकियों नहीं त्रुटियों, ठीक है, त्रुटियों, इसको कर देते हैं त्रुटि। त्रुटियों का त्रुटि एवं छल कपटों को रोकना अंकेक्षण के सहायक उद्देश्य होते हैं। याद रखना, जिन उद्देश्यों की सहायता से मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है उन्हें सहायक उद्देश्य कहते हैं। तो आंसर आपका डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द ऑडिटिंग? तो ऑडिटिंग की बैकबोन जो होती है वो किसको कहा जाता है? ऑडिटिंग की बैकबोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छे से याद कर ले। रूटीन चेकिंग को कहते हैं, इंटरनल चेकिंग को कहते हैं, वेरिफिकेशन को कहते हैं, वाउचिंग को कहते हैं। सही आंसर होगा वाउचिंग। जो प्रमाण है आपका उसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, मतलब अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं त्रुटियों का पता लगाना। अब यहाँ प्रमुख उद्देश्य पूछ रहे हैं। कपटों का पता लगाना, यह पता लगाना कि लाभ हानि खाता आर्थिक चिट्ठा सही एवं उचित स्थिति को प्रदर्शित करता है, या कपटों और त्रुटि का पता लगाना। तो सही आंसर क्या होगा? टू फाइंड आउट द वेदर द प्रॉफिट ऑफ लॉस एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर पोजीशन। क्या ये सही ट्रू फेयर पोजीशन दिखा रहे हैं? क्या ये शुद्ध है? इनमें कोई अशुद्धि तो नहीं है। क्या ये शुद्ध है? इसको पता लगाना क्या होता है? उसका मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, अंकेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह पता लगाना होता है कि लाभ हानि खाता आर्थिक चिट्ठा सही एवं उचित स्थिति का प्रदर्शन करता है। जांच में यह देखा जाता है कि लेखे नियम नियम अनुसार सही व व्यापार की सही उचित स्थिति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत हिसाब किताब की सत्यता, पूर्णता, नियम अनुकूलता, क्या नियम के अनुकूल है? अनुकूल है, इनका ज्ञान प्राप्त कर इसका उल्लेख अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट में करता है कि आपने जो अपने हिसाब किताब बनाए हैं क्या वो सत्य पर आधारित हैं, क्या वो पूर्ण है, क्या वो नियम के अनुसार बने हुए हैं। तो ये होते हैं मुख्य उद्देश्य। और सहायक उद्देश्य में क्या होता है? सहायक उद्देश्य में त्रुटि का पता लगाना, दूसरा कपटों का पता लगाना, त्रुटियों को रोकना और नैतिक प्रभाव बनाए रखना इत्यादि, ये सब सहायक उद्देश्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक लेखा परीक्षक के अधिकार है? तो लेखा परीक्षक के अधिकार की बात हो रही है, मतलब राइट ऑफ स्टेचुरी ऑडिटर। तो स्टेचुरी ऑडिटर के क्या राइट्स होते हैं, क्या हक होते हैं उसके, कि आपको बताना है क्या उसके अधिकार हैं। परिश्रमिक प्राप्त करना, क्या उसका ये होता है कि वो अपना रिमुनरेशन सैलरी अपनी प्राप्त करे। दूसरा, निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेना, कि जो मीटिंग होती है वो भी किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उसमें भाग ले। या आम तौर पर आम बैठक में भाग लेना, जो जर्नल मीटिंग होती है उसमें अटेंडेंट हो, मतलब अटेंड करे उसको। या शाखा कार्यालय का दौरा करना, जो आपकी ब्रांच ऑफिस होती है उसको विजिट करना। तो सही आंसर होगा आपका सी, ए बी ए सी डी। सही क्या आएंगे इसमें? आपका एडीसी होगा। एडीसी मतलब आपका ए भी सही है, यहां पर आपका सी भी सही है और डी भी। इसका मतलब देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है इसमें उसको भाग नहीं लेना है, ये उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो अधिकार से कहेगा नहीं जी मैं तो इसमें भाग लूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपना सैलरी प्राप्त कर सकता है, रिमुनरेशन प्राप्त कर सकता है अपना, और जो आम बैठक होती है उसमें भी भाग ले सकता है वो, और जो कार्यालय है उसका भी वो दौरा कर सकता है शुद्धि जांच करने के लिए, आके आपके अकाउंट्स सही है गलत है, तो वो ये दौरा भी कर सकता है। ये उसके तीनों अधिकार में आते हैं। आपका आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लेखा परीक्षक के कुछ अधिकार दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें क्या क्या अधिकार हैं। देखिए, उसके अधिकार क्या क्या होते हैं। पारिश्रमिक प्राप्त करना, कंपनी के लेखे पुस्तकों को देखना और का अधिकार, सूचनाएं स्पष्टीकरण करने का अधिकार, अंतिम लेखे संबंधी सूचना प्राप्त करने का अधिकार, शाखा कार्यालय का दौरा अंकेक्षण करने का अधिकार, साधारण सभा से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार, अंतर नियम स्मारक पत्र तथा प्रविवरण देखने का अधिकार, साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार। ये सभी क्या है? ये सभी अधिकार हैं आपके अंकेक्षण के ऑडिटर के। तो आपको इन्हें सभी को याद रखना है, पता ना कौन सा वो पूछ ले। नेक्स्ट देखते हैं। आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
तो आशा करता हूं आप इसका आंसर अपने आप ही दे देंगे अगर आपने प्रीवियस पार्ट मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है और मैंने भी इसको आपके सभी पार्ट्स में शामिल किया गया है। आपका रिवीजन भी इसका साथ साथ हो रहा है। बिल्कुल सही, जिसने भी आंसर दिया है ए, उसका ये आंसर सही होगा। मैनेजमेंट, तो जो प्रबंध के द्वारा आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है, ये आपको याद रखना है। मैनेजमेंट के द्वारा, और कहीं कहीं क्या लिख देते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी दे देते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आंसर वहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छल कपट, छल कपट में निम्नलिखित में सम्मिलित है। फ्रॉड इंक्लूड, तो फ्रॉड में क्या आता है? धन का गबन, माल का गबन, उपरोक्त सभी, या हिसाब किताब में गड़बड़ी। तो सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। चाहे धन में गबन हो, माल का गबन हो, या आपका हिसाब किताब में गड़बड़ी हो, तो ये सब क्या आ जाता है? ये छल कपट में आता है। सॉरी, यहाँ पर आंसर, सॉरी सॉरी, यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या होगा? हिसाब किताब में गड़बड़ी। हिसाब किताब में गड़बड़ी का मतलब होता है जानबूझकर छल कपट। छल कपट का अर्थ क्या होता है? जानबूझकर गड़बड़ी करना, जानबूझकर गलती करना। तो जानबूझकर जो गलती हो रही है वो छल कपट है, और वो हिसाब में गड़बड़ी होती है। तो सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटे एकांकी व्यापार की सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि इसका स्वामी पर इस पर पूरा नियंत्रण होता है, या वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए सही ये होगा कि वैधानिक रूप से ये अनिवार्य नहीं है। इसलिए छोटा जो एकांकी व्यापार है उसमें अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। इट इज नॉट लीगली मैंडेटरी, ये लीगल रूप से मैंडेटरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का उद्देश्य होता है, तो इसे आप ही मुझे बताएंगे कौन सा उद्देश्य होता है। तो उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर बी ही दिया होगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यालय के लैपटॉप का घरेलू उपयोग करना श्रम का गबन होगा, माल का गबन होगा, संपत्ति का गमन होगा, रोकड़ का गमन होगा। तो ये होगा संपत्ति का गमन, के है तो प्रॉपर्टी बिजनेस की, और आप उसको यूज कहाँ कर रहे हैं? घरेलू उपयोग में उसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय अंकेक्षण है? तो कार्यालय मतलब ऑफिस। कौन सा कार्यालय मतलब कार्य अंकेक्षण, फंक्शन ऑफ ऑडिट। कौन सा कार्य अंकेक्षण का है? कौन सा कार्य अंकेक्षण का है? अंकेक्षण का कार्य कौन सा है ये पूछ रहे हैं, तो ये तो आपको आंसर पता ही है। ये सभी इसमें क्या आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो ये कह रहे सहायक कार्य, ना ही ये मुख्य कार्य पूछ रहे हैं। ये कह रहे कार्य कौन सा है, तो ये सभी क्या होंगे? अंकेक्षण के कार्य होंगे। डी आंसर आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा एकांकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पहले अभी हो चुका है, वैधानिक रूप से ये अनिवार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ये मुख्य उद्देश्य आपका लेखों में तो देखिए मुख्य उद्देश्य पूछ लिया है, तो यहाँ पर अब की बार क्या पूछा है? मुख्य उद्देश्य पूछा है। देखिए कोई क्वेश्चन रिपीट भी है तो उसको इसलिए शामिल किया गया है, इसलिए आपको नहीं हटाया गया है, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो इसका आंसर बताइए आप, क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन दोबारा आपका रिपीट हुआ है, इसी के जैसा क्वेश्चन। मतलब बताइए, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू उपयोग हो रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? श्रम का गमन कहेंगे, संपत्ति का गमन कहेंगे, सुविधा का गमन कहेंगे, इसमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, इसको जो आप कहेंगे, इसको कहेंगे एम्बेलिशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब बी, संपत्ति का इसको गमन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कंपनी का अंकेक्षण अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित कार्य करता है, जिससे कंपनी को वित्तीय हानि होती है, तो उसे दोषी ठहराया जा सकता है। दीवानी लापरवाही के लिए कहेंगे इसको, कर्तव्य भंग के लिए कहेंगे, आपराधिक लापरवाही के लिए कहेंगे, या वित्तीय अनियमितता के लिए कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? दीवानी लापरवाही करेंगे, बिल्कुल इस तरह से ही जैसे दीवानी और फौजदारी आपके मामले होते हैं। तो ये भी किस में आ रहा है आपका? दीवानी मतलब सिविल नेगलेंस में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षण का कार्य है, तो अंकेक्षण का कार्य क्या है? ये सभी अंकेक्षण के कार्य में आते हैं। यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि ये आपका मेन मुख्य, ये आपका सहायक, ये नहीं कहा है, बस कार्य पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बताइए अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो अंकेक्षण के उद्देश्य जो होंगे वो ये होंगे डी, डी में ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और सामान्य उद्देश्य में क्या शामिल किया जाता है अंकेक्षण के? जो अंकेक्षण के सामान्य उद्देश्य है उनमें उनमें ये आप याद रखेंगे, जालसाजी का पता लगाना, नीति की अशुद्धि और सैद्धांतिक अशुद्धि का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका यह पता लगाना कि लाभानी खाता चिट्ठा सही उचित स्थिति बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, लेखा परीक्षण की सीमा क्या होती है? लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग की बात करेंगे तो यह व्यवसाय के पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, ये पूरा चित्र प्रकट नहीं करता है व्यवसाय का, बिजनेस का। यह खातों की सही होने की गारंटी नहीं लेता है। बिल्कुल सही। यह भी क्या होगी? यह भी सीमा है कि गारंटी नहीं लेता है कि खाते सही ही हैं। लेखा परीक्षक पक्षपात पूर्ण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है पक्षपात पूर्ण। ये भी इसकी क्या है? ये सब सीमाएं हैं। तो ये जब सब सीमाएं हैं तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एक एक अंकेक्षक का दायित्व दायित्व हो सकता है, द लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर कैन बी, सिविल हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकता है। बिल्कुल दोनों हो सकते हैं, दीवानी भी हो सकता है और आपराधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप ही मुझे देंगे, जल्दी से बताइए। गहन जांच के अंतर्गत क्या आता है? सभी लेखों की पुस्तकों की जांच करना आता है, विशिष्ट लेखों की पुस्तकों की जांच करना आता है, केवल रोकड़ बही की जांच करना आता है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है? तो सही आंसर होगा बी, विशिष्ट लेखों की जांच गहनता से करना गहन जांच कहलाता है। इसमें आप ये मत सोचना गहन मतलब सभी लेखों की जांच नहीं, गहन का मतलब है कुछ विशिष्ट लेखों की जांच गहनता से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ दस्तावेज आपको दिए हुए हैं, लेखा परीक्षक इनके द्वारा तैयार करता है, तो इनका सही अनुक्रम बताइए। जल्दी से बताइए। अगर आप पर ये आपने लास्ट वीडियो देखी है, मुझे विश्वास है आप इसको जरूर बताएंगे। सही आंसर क्या होगा बताइए। तो सही आंसर क्या होगा? जिसने भी आंसर अगर सी दिया है तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कि लेखा परीक्षा का कार्यक्रम तैयार किया जाता है। नंबर 1 पर ये आता है। नंबर 2 पर क्या आएगा? इसमें से नंबर 2 पर आता है कि अपनी परीक्षा नोटबुक तैयार करता है। नोटबुक तैयार करने के बाद क्या करता है? यह नोटबुक तैयार करने के बाद ये अपना जो लेखा परीक्षा जो फाइल है वो फाइलें तैयार करता है, और सबसे लास्ट में अपनी रिपोर्ट देता है, प्रतिवेदन देता है। तो ये 4th नंबर पर आएगा। आंसर आपका सी करेक्ट होगा। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अंकेक्षण नियमित और अनियमित अंतराल पर वर्ष भर चलता रहता है, कहने का मतलब ये है जो ऑडिटिंग हो रही है वो वर्ष भर चलती रहती है, रुक के चले या चलती रहे, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको चालू अंकेक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी मतलब इस जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके लिए जो ऑडिटिंग होती है वो कंपलसरी होती है, ऑप्शनल या या ऐच्छिक है, वैकल्पिक है, अनिवार्य है, या इसमें से क्या होगा? तो देखिए ये जो होती है ये होती है आपकी अनिवार्य होती है, कंपलसरी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। इसको ऑडिट कराना पड़ता है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाउचिंग प्रत्ययन का क्या अर्थ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इंस्पेक्शन ऑफ रिसिप्ट्स या एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिकॉर्ड। यही इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अभिलेखों की प्राणिकता की जांच करने के लिए वाउचरों का परीक्षण, जो वाउचर्स होते हैं उनका परीक्षण करना। वाउचर क्या होते हैं? जैसे आपके बिल होते हैं, आपका बिल है मतलब एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है उसी को वाउचर कहते हैं। उन्हीं को जांच करना क्या कहलाता है? वाउचिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा लेखा परीक्षक के लाभ से संबंधित नहीं है? बीमा कंपनी के दावों का सही निपटान करना, बैंकों के उधार लेन देन का आसान करना, आयकर अधिकरण सामान्य लेखा परीक्षा लेखे को सही रूप से स्वीकारता है, या इसमें किसी मृत साझेदार के लिए निपटान सुगम हो जाता है, या सत्यापन हेतु खंडवार लेखांकन अभिलेख तैयार करने के लिए लेखाकार को संपूर्ण वर्ष हेतु संकलन करने के लिए। तो ये आंसर यहाँ पर सही होगा। लेखा परीक्षा के लाभ से संबंधित नहीं आता है कौन सा? ई। बाकी ये सभी क्या है? ये लाभ से संबंधित होते हैं, ई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी के लिए एक कारण नहीं है? आंतरिक नियंत्रण में अभाव का विलंब, या शेयर की अतिशयोक्ति, या खरीद की नियोक्ति, या मौद्रिक लेन देन के लिए वाउचर रखना, या नकदी और माल की हेराफेरी करना। तो सही आंसर होगा डी। देखिए कितनी अच्छी बात है, वाउचर तो रखने चाहिए, ये कोई धोखाधड़ी में नहीं आता है, तो ये धोखाधड़ी का कारण नहीं होता है। अगर हम मौद्रिक लेन देनों के लिए वाउचर रख रहे हैं तो ये तो हम वेरिफिकेशन
जो आपका प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग का उसको हम पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाणन से संबंधित संबंध है, वाउचिंग इज कंसर्न विद, इससे कंसर्न होता है ये। तो देखिए वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी, इससे भी होता है वैलिडिटी देखना, ये भी होता है डॉक्यूमेंट की एविडेंस की। और एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड, एंट्री एंड द पोस्टिंग इन बुक, आपको एक्यूरेसी देखना है जर्नल एंट्रीज की और साथ में पोस्टिंग की। तो इसका मतलब ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी प्रमाणन में आ जाते हैं, ये वाउचिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रलेखों में कौन सा प्रलेख नगद बिक्री प्रमाणन के लिए प्रासंगिक नहीं है? मतलब सिंपल क्वेश्चन है यार, ये पूछा हुआ है कि कैश बिक्री का क्लैरिफिकेशन किससे होगा? क्या दैनिक नगद बिक्री संप्रेक्ष से होगा, ग्राहकों को भेजे गए मासिक विवरण से होगा, विक्रेता द्वारा दिया गया होगा, या बैंक विवरण होगा? ना ही बैंक विवरण होगा, ना ही दैनिक नगद बिक्री होगी, क्योंकि यहाँ नगद बिक्री का प्रमाणन दैनिक नगद बिक्री के संक्षेप में से नहीं होगा, समरी से नहीं होगा, बल्कि किससे होगा? ये होगा आपका, तो इसका होगा आपका इसका आंसर आपका सही होगा यहाँ पर, ग्राहकों को भेजे गए मासिक विवरण। जो आपने मंथली स्टेटमेंट भेजा है कस्टमर्स को, उससे पता चलता है कि आपका कौन सा बिक्री प्रमाणन के लिए यही अच्छा प्रासंगिक नहीं है पूछा है इसमें। क्योंकि देखिए दैनिक बिक्री से पता चल जाएगा दैनिक बिक्री से बिक्री का पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा कितनी बिक्री हुई है। थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही करते हैं, एक बार देखते हैं दोबारा। यहाँ ये पूछा है कि नगद बिक्री, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिलीवेंट ऑफ कैश सेल, कैश सेल से कौन सा? देखिए नगद बिक्री तो समरी से भी पता चल जाएगी, जो डेली हो रही है, ठीक है, इसकी भी पता चल जाएगी। स्टेटमेंट गिवन बाय द सेल्स पर्सन, अब देखिए जो सेल्स पर्सन को दिया गया है स्टेटमेंट, उससे भी पता चल जाएगा नगद बिक्री का। तो बैंक स्टेटमेंट भी बता देगा, वहां से भी पता चल जाएगा आपका सेल कहाँ कहाँ, कितना पैसा आपने बैंक के द्वारा सेल किया है। लेकिन ये जो आपका स्टेटमेंट है, इससे पता नहीं चलता, जो आपने ग्राहकों को स्टेटमेंट भेजा है उससे पता नहीं चलेगा, तो ये आपका नगद बिक्री प्रमाणन से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका एक आयोग ने पूछा भी था। ये जो पूछा गया था आपका, ये पूछा गया था आपका, हाँ, यूपी टीजीटी में 2016 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, 2016 में पूछा जा चुका है। यूपी यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जल्दी से बताइए। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, अंतिम लेखा पुस्तकों की, आर्थिक चिट्ठी की, इन सभी की। तो सही आंसर होगा प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, क्योंकि जो प्रारंभिक लेखा पुस्तक होती है उन्हीं के लिए हम वाउचर तैयार करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाणन में वेतन रजिस्टर का मिलान किया जाना चाहिए। इन क्लैरिफिकेशन द सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विद, तो जो सैलरी रजिस्टर है उसको किससे कंपेयर करोगे? पेमेंट बुक से, या कैश बुक से, वेजेज रजिस्टर से, या कैश वाउचर से? तो आप इसको करेंगे आंसर बी, कैश बुक से इसका करेंगे मिलान। कैश अगर गया है, सैलरी में कितना कैश गया है वो इससे ही मैच करके सही है, इसका वाउचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय वापसी का प्रमाणन किया जाना चाहिए। जो आपका परचेज रिटर्न है उसका आप कहां से क्लैरिफाइड करेंगे? उससे क्रेडिट नोट से, परचेज नोट से, या गुड्स इनवॉर्ड लेजर से, या कैश बुक से? तो सही आंसर होगा क्रेडिट नोट। याद रखना, अगर आपका क्रय वापसी है, अगर आप क्या करें क्रय वापसी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? फिर क्रेडिट नोट होना चाहिए। अगर आप क्रय वापसी, खरीदे हुआ माल आप वापस कर रहे हैं, तो जब आप खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं तो आपके पास क्रेडिट नोट जरूर आया होगा। तो क्रेडिट नोट से आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट नोट से आपकी ये प्रमाणन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंशों के हरण मतलब फॉरफीचर, फॉरफीचर ऑफ शेयर का संबंध में अंकेक्षण को क्या देखना चाहिए? पार्षद सीमा नियम देखने चाहिए, पार्षद अंतर नियम देखने चाहिए, अध्यक्ष भाषण देखना चाहिए, लेखापालक का कर्तव्य देखना चाहिए? तो सही आंसर होगा अंतर नियम। तो जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो देखा जाता है अंशों के हरण के लिए, कि इनका अगर अंकेक्षण करना है, सही हुए हैं, हरण सही हुआ है या नहीं, तो इसके लिए पार्षद अंतर नियम देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये इसको आप देख सकते हैं, ये आपके लिए नोट्स है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखे जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। यह परिभाषा दी, किसने दी थी यह परिभाषा? की जो प्रारंभिक लेखों की पुस्तकें हैं में लिखे जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना ही प्रमाणन कहलाता है। तो ये वाउचिंग कहलाता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके पाटली बॉय ने, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको लेखा परीक्षक की रीड समझा जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर क्या है आपका? सी। अभी थोड़ी देर पहले हो चुका था, क्लैरिफिकेशन है, ये वाउचिंग होता है, वाउचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रमाणक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी वाउचर्स? तो प्राइमरी वाउचर्स, देखिए प्राइमरी वाउचर्स होते हैं जो आपका ट्रांजैक्शन लेन देन होता है उस समय पर बनाए जाते हैं। जैसे आप यदि किसी को आप उधार माल बेच रहे हैं तो क्या बनाएंगे आप? इनवॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर बीजक होगा मूल प्रमाणक, या प्रांतिक की कार्बन को प्रतिलिपि होगा, या परितिपरण होगा। तो सही आंसर होगा आपका प्रतिपर्ण। प्रतिपर्ण को क्या कहते हैं? काउंटर फॉइल। तो जो काउंटर फॉइल होता है ये आपका मूल प्रमाणक होता है। बाकी सभी क्या होती है? बाकी सभी कॉपियां में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टि की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रपत्र प्रमाणों की जांच की क्रिया कहलाती है। तो प्रमाणों की जांच की क्रिया, ये जो क्रिया होती है, क्या क्रिया होता है इसमें? कि प्रपत्र की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की जांच की जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको प्रमाणन कहते हैं, मतलब वाउचिंग इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है। क्या कहलाता है? सहायक प्रमाणक, या नोटबुक प्रमाणक, या प्रपत्तिपूर्ण, या संगोट प्रमाणक। तो सही आंसर होगा संगोट, मतलब कोलट्रॉल वाउचर। तो जो कोलट्रॉल वाउचर होता है ये सहायक वाउचर होता है। ये किसके साथ आता है? जब आपका अभाव होता है, किसका? प्रमाणक का अभाव होता है, तो वहां पर जो सहायक प्रमाणक होता है तो वो काम करता है, जिसको कोलट्रॉल वाउचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। सौदे के अनुपोषण करने वाले दस्तावेज साक्ष्य की प्रमाणन को क्या कहा जाता है? वाउचिंग में भी टर्म एज। तो वाउचिंग किसको कहा जाता है? सौदे के अनुपोषण करने वाले दस्तावेजों का सत्यापन। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम लेखा परीक्षक का क्या अर्थ है? इंटरिम ऑडिट रेफर टू, जो इंटरिम ऑडिट है तो वो किसको रेफर करते हैं? क्या होता है वह? ऑडिट अकाउंट ऑफ द जस्ट आफ्टर द अकाउंटिंग ईयर, जब अकाउंटिंग ईयर के जस्ट आफ्टर अकाउंट्स की ऑडिट की जाती है उसको क्या देते हैं? इंटीरियम ऑडिट। या ऑडिट अकाउंट्स आफ्टर 5 ईयर, या जो 5 साल के बाद ऑडिट होता है उसको कहते हैं। या एन ऑडिट विच इज जनरली कंडक्टेड इन द बिटवीन टू एनुअल ऑडिट, या दो एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट कराया जाता है उसको कहते हैं। तो आंसर यही होगा करेक्ट, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इट इज द ऑडिट विच इज प्रिपेयर टू डिसाइड द परसेंट कमीशन, नहीं ये नहीं है। एंड ऑडिट नोट द प्रोग्रेस ऑफ द सेल इन द, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक बात आपको बताऊं, जहां पर यह है कि प्रमाणन को एक क्वेश्चन है आपका जिसको कहा जाता, जो था आपका कि अंकेक्षक को, एक क्वेश्चन था अंकेक्षक, जो अंकेक्षण ऑडिटिंग, अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, हड्डी किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आप विश्वास नहीं करेंगे इतनी बार पूछा जाता है। अगर मैं खाली यूपी की बात करूं तो यूपी में ये 1994 में पूछा गया, ये 97 में पूछा गया, 1997 में, और उसके बाद ये 99 में पूछा गया, उसके बाद 2000 में पूछा गया, उसके बाद 2002 में पूछा गया, और 2005 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया। कहां पर? ये पूछा गया आपका यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस में पूछा गया, जो उसका प्री हुआ था। अब आप ये देख लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये क्या ये पीजीटी में नहीं पूछा जाना चाहिए या एलटी में नहीं पूछा जाना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एलटी में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। अंक 61 की रीढ़ की हड्डी वाउचिंग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट और आज का लास्ट, एक लेखा परीक्षक की ओर से एक कारखाने के परिसर में पर्यवेक्षण किए गए पेशेवर कदाचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू होता है? सिविल प्रक्रिया संहिता, आप आपराधिक प्रक्रिया संहिता, कंपनी अधिनियम 2013 की, या कारखाना अधिनियम 1948, या मंदी लेखाकार अधिनियम 1949। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पर, सही आंसर होगा आपका बी। सॉरी, यहाँ पर ई आंसर सही होगा, संधि लेखाकार अधिनियम। जो चार्टर अकाउंटेंट एक्ट है, ये इसका सही आंसर होगा। ये जो पेशेवर कदाचार होता है उसके लिए ये लागू होता है क्या? चार्टर अकाउंटेंट एक्ट 1949 वो यहाँ पर लागू होता है। तो देखिए आप कितने कम समय में आपके 50 तक क्वेश्चन आज के हो चुके हैं। तो आज हमारा इसका थर्ड पार्ट भी सक्सेसफुल हो गया है। और आपने देखा होगा कि हम बीच में ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिसमें आपका टाइम खराब हो। आप चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, तो कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, क्योंकि देखिए यही एक चैनल ऐसा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काफी कुछ प्रोवाइड करा रहा है। प्रीवियस पेपर यहाँ पर हमने सभी सोल्व कराए गए हैं। आपने देखो होंगे अभी यूपी पीजीटी के भी टोटल हमने यहाँ क्वेश्चन पूरे आपको सोल्व कराए हैं। तो और आप टी जो टी 4.0 का फुल कोर्स है हमारा, जिसमें फतेह सीरीज प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। उसमें टोटल अकाउंट का आपको सिलेबस भी कवर्ड मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।